गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी, लास्ट लेक्चर देखा था, लास्ट लेक्चर पढ़ा था, वो क्या बता रहा था स्टूडेंट्स कि कर्ल क्या होता है। ठीक बच्चों, कर्ल का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट या किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड का घूमना। ठीक, ये वाली बात होती है कर्ल। मैंने कल पढ़ लिया हम लोगों ने कर्ल क्या होता है। ठीक स्टूडेंट, जो कर्ल होता है वो किसी भी चीज़ के रोटेशन से मतलब रखता है। ठीक, कि कोई भी चीज़ है या कोई भी वेक्टर है, कोई भी सदिश है, वो कितना घूमेगा ये कर्ल बताता है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि जो कर्ल है ऑफ ए वेक्टर, ठीक, अगर कोई सदिश राशि है ए, मैं उसका अगर कर्ल निकालती हूँ कि मीन्स वो कितना घूम रहा है, तो बच्चों वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, पर यूनिट एरिया, मतलब कि प्रति पर यूनिट पे कितने एरिया में कर्ल या लाइन इंटीग्रल है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कर्ल बात की थी हमने। जहां मैंने कहा था कि जो ये एरिया है वो कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हुआ, कर्ल ए वेक्टर, जिसे हमने कहा कि किसी भी बड़े सरफेस पे छोटे से पॉइंट पे किसी चीज़ का क्या निकालना, लाइन इंटीग्रल, उसे हम बोलते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक बच्चों, अब जैसे आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि डेल ए या फिर डेल ए, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के फॉर्म में, तब मैंने कहा था ना आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये पढ़ लिया था। सेम उसी के फॉर्म में हमें क्या निकालना है इस बार, कर्ल। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, जो कर्ल है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा। ठीक, कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल, कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कर्ल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है बच्चों, हमें कर्ल इससे पहले समझ आ गया कि कर्ल होता क्या है। सपोज करो मुझे लाइन इंटीग्रल चाहिए किसी भी छोटे से एरिया का, तो मैंने कहा उसके लिए हम सपोज कर सकते हैं ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, और एक हमने क्या लिया बच्चों, जेड एक्सिस लिया, एक्स वाई जेड। ठीक, मेरे को अगर इसके छोटे से पॉइंट पे देखना है कर्ल का मान, ठीक है, कर्ल किसके लिए हो रहा है, एरिया के लिए हो रहा है। याद करना, जो डाइवर्जेंस था बच्चों वो वॉल्यूम के लिए था, इसलिए हमने वहां क्या बनाया था, वॉल्यूम सरफेस बनाया था। यहाँ हम क्या बनाएंगे, एरिया बनाएंगे। मुझे इस पॉइंट से जाने वाले कर्ल की बात करनी है, तो मैंने इसको माना कि एक बड़े से एरिया में रखते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, ये जो एरिया लिया वो किस में है, वाई जेड एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में नहीं है। एरिया कभी भी दो प्लेन्स में होता है, 2D में होता है। ये पूरा अगर वाई एक्सिस है, उसका एक छोटा सा टर्म लिया तो हमने कह दिया कि किसी भी चीज़ का छोटा सा मानना, मतलब कि ये क्या है, dy है। ये जेड एक्सिस बहुत बड़ी है, इसका एक छोटा सा लेंथ लेनी है, तो बच्चों ये क्या हुआ,
dz हुआ। मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? आगे मैंने आपसे कहा कि मेरे को इस पॉइंट के लिए निकालना है, तो मैंने कहा इसका वेक्टर मान लो एक। किस तरीके से मानोगे आप वेक्टर इसका? अगर ये क्वांटिटी है ए वेक्टर, अगर ये क्वांटिटी है ए वेक्टर, तो इसका इसके सापेक्ष x के सापेक्ष मान कितना हुआ बच्चों? ax, ठीक। y के सापेक्ष इसका मान कितना हुआ बच्चों? ay। और z के सापेक्ष इसका मान कितना हुआ? az। मतलब x के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू हुई ax, y के रेस्पेक्ट में इसकी टर्म हुई ay, और z के रेस्पेक्ट में इसकी टर्म क्या हो गई है? az। ठीक, आगे चलते हैं। हमने क्या माना कि ये एरिया लिया, उसका एक छोटे से पार्ट के लिए हम लोगों को क्या करना है? लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो मैंने इस एरिया को एक नाम दे दूं, इसे मैंने कहा K, इसे कहा पॉइंट को L, M, N। ठीक बच्चों, मैंने कहा कि लाइन इंटीग्रल निकालना है इस एरिया के रेस्पेक्ट में, तो K से L के लिए ये डायरेक्शन चूज कर ली हमने, K से L, L से M, M से N, और N से कहाँ आ रहा है? K पे आ रहा है। ठीक, अब अगर हम लोग इसका कोई लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों को उसका एरिया से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? आंसर। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाइए, इस डायग्राम को बनाओ, फिर हम फर्दर बात करते हैं इसकी। इस डायग्राम को क्लियर कीजिए। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई है। बच्चों अब हम इसका लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? इस टर्म का सबसे पहले लाइन इंटीग्रल लेंगे के एल का। ठीक है, अभी हमें एक एक की बात करते हैं, के एल, एल एम, एम एन, एन ओ। ठीक है, मैंने कहा लाइन इंटीग्रल अलोंग के एल। ठीक है, के एल के साथ लाइन इंटीग्रल। देखिए ये कहाँ जा रहा है लाइन इंटीग्रल? के से एल की साइड जा रहा है ना। वेक्टर पॉइंट क्या है मेरे पास? ए वेक्टर। ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के, ये जो वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर किससे है? ए जेड से। मैडम ए एक्स से भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन हम ए एक्स से परपेंडिकुलर की बच्चों बात नहीं करना चाहते हैं। रीजन, क्योंकि हम एक्स एक्सिस को तो यूज में ही नहीं लिया। हमारा एरिया सिर्फ वाई जेड एक्सिस में बना हुआ है, एक्स एक्सिस में नहीं है, इसलिए हम इसकी एक्स एक्सिस में बात नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए, मुझे के से कहाँ जाना है? एल की साइड में जाना है। ठीक, मेरा वेक्टर कहाँ है? पहले से ही अपनी आधी दूरी पे है। किसके परपेंडिकुलर है? डी जेड के परपेंडिकुलर है। तो हम अब ए वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग जब जाएगा तो बच्चों इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ घटेगी या बढ़ेगी। तो याद करना, जो चीज़ ऊपर जाएंगी वो तो बढ़ेंगी, जो चीज़ नीचे जाएंगी वो घटेंगी। जो इस साइड जाएंगी घटेंगी, जो इस साइड जाएंगी बढ़ेंगी। तो देखो ये यहाँ जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। तो देखिए नई वैल्यू क्या आएगी? अलोंग के वाई। ए वाई का जो डिक्रीज हुआ इसे लिखा ए वाई डैश। क्लियर? अब डिक्रीज कितना हुआ वो बात करते हैं। टर्म कितनी थी मेरे पास में? ए वाई। डिक्रीज हुआ मतलब माइनस। ठीक है बच्चों, किसी चीज़ की दर निकालते हैं, रेट निकालते हैं, कितना कम हुआ
तो उसको हम डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ कह दिया डेल ए वाई बटे में इसके परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्स के सापेक्ष कितना कम हो रहा है, जेड एक्स के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी कम हो रही है, इसको मैंने लिखा डेल ए वाई बटे में डेल जेड, ठीक है। इनटू बच्चों कितनी कम हो रही है वो डिपेंड करती है कि पहले कितनी थी। तो पहले से ही हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, आधी है, डी जेड मतलब यहाँ पे है ना, अगर ये पूरा कितना है डी जेड है तो ये कहाँ पे है, डी जेड बाई 2 पे है, तो ये इसमें से कम हो रही है डी जेड बाई 2 से। बात समझ आई, समझ लीजिए एक बार। हमने जो लिखा इसको आप लोग दूसरे कोऑर्डिनेट्स में समझने की कोशिश करना बच्चों। मैं दूसरे का बनाती हूँ। मैं अगर लेती हूँ इस बार अलोंग एल एम, तो देखिए एल एम के अलोंग एम एल एम, ठीक। ए एल एम के अलोंग कौन है, ए जेड चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा ए जेड में कितना चेंज आएगा, ए जेड डैश, ठीक। पहले इसकी टर्म कितनी है ए जेड की बच्चों, ए जेड डैश की कितने में से कम होगा जब, रुको भाई, ऊपर जा रहा है ना तो बढ़ेगा, मैंने कहा था बढ़ेगा ऊपर जाएगा। तो बच्चों ये क्या लिखा मैंने, ए जेड प्लस परपेंडिकुलर कौन है इसके, वाई एक्सिस है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में कम होगा, वाई के। तो मैंने यहाँ लिखा प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई, और डॉट में पहले से ही ये कहाँ पे है बच्चों, डी वाई के साथ में वाई बाई 2 पे है, तो इसको लिख दिया एज इट इज डी वाई 2, ठीक है। तो इसे लिखिए, छापा इसे। आगे चलते हैं फिर हम इसके साथ में ही। अब चलते हैं अपन इसके लिए एम एन के लिए, है ना। तो मैंने कहा अलोंग एम एन, तो देखो एम एन के अलोंग बच्चों एम एन पे भी कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है। बस जा ऐसे रहा है, लाइन उल्टी है, वाई चेंज हो रहा है तो मतलब बढ़ रहा है, वाई चेंज हो रहा है। तो इसको ए वाई डैश तो नहीं लिख सकती क्योंकि ए वाई डैश तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको नया नाम दे देती हूँ ए वाई डबल डैश, ठीक। अब जो ए वाई डबल डैश है वो चेंज कितना होगा, इसके पास पहले से ही वैल्यू कितनी है, ए वाई, यहाँ गया मतलब कि बढ़ गया, प्लस कितना बढ़ा ये वाला, डेल ए वाई अपॉन में जेड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है डेल जेड और डी जेड बाई 2, लिखिए इसे। फिर हम बात करते हैं एन के की, अलोंग एन के अलोंग एन के, देखो एन के लिए यहां लिख देती हूं अलोंग एन के, ठीक। एन के कहाँ आ रहा है, किसको चेंज कर रहा है, ए जेड में परिवर्तन ला रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, मतलब कि माइनस हो रहा है। तो इसके लिए नई टर्म क्या ले ली हमने, सेम ए जेड डबल डैश। पहले कितना था, ए जेड है, कम हुआ तो माइनस। ये ए जेड किसके रेस्पेक्ट में कम हो रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर है वाई के रेस्पेक्ट में, मतलब कि डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई, और कहाँ पर है ये, y के साथ में dy बाई 2 पे। लिखिए इसे, कंप्लीट कीजिए। अब इसका लाइन इंटीग्रल करते हैं हम लोग। लाइन इंटीग्रल के लिए मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है।
और इससे पहले देख लेती हूँ कि ये कहाँ पे दिख रहा है भाई। तो देखिए लाइन इंटीग्रल करते हैं इसका, है ना। देखिए आपको मालूम है कर्ल कैसे निकलेगा, सबसे पहले लाइन इंटीग्रल करके उसका एरिया का डिवाइड करना है। तो पहले निकालते हैं हम टोटल लाइन इंटीग्रल। तो मैंने लिखा टोटल लाइन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, के एल एम एन के तक, ठीक, के एल एम एन के तक। कितना हुआ बच्चों ये टोटल लाइन इंटीग्रल? देखिए लाइन इंटीग्रल सबसे पहले के से एल तक के लिए, के से एल तक के लिए वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ए वाई डैश। तो मैंने बच्चों लिखा ए वाई डैश डॉट डी एल, है ना, यही तो था ए वेक्टर डॉट डी एल, प्लस के से एल आ गया, अब आएगा एल से एम, एल से एम, है ना। तो बच्चों ये क्या आया एल से एम तक मेरे पास में, ए जेड डैश डॉट डी एल प्लस, अब चाहिए मेरे को m से n, तो मैंने लिखा m से n में कौन है, ये ए वाई डबल डैश, m से n ए वाई डबल डैश डॉट डी एल वैक्टर। बच्चों ये वेक्टर में ये क्वांटिटी है ना पूरी। आगे देखिए प्लस n से जाना है k पे, तो n से गए हम k पे, ए जेड डबल डैश डॉट डी एल वैक्टर, ठीक है। ये थोड़ा इस तरीके से लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे। आगे इसकी वैल्यूज रखते हैं हम, पहले यहां तक इसको लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है अगर हम किसी भी चीज का अगर ऐसे निकालते थे ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं जब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका आंसर आता है ए डी एल कॉस थीटा आता है, जहां थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो यहां हम किसका कर रहे हैं, सबसे पहले में देखो ए वाई डैश डॉट डी एल वैक्टर, तो ए वाई डैश डॉट डी एल, तो ए वाई डैश डी एल कॉस थीटा, ठीक। अब देखो थीटा कितना है, यही है ना आपका ए वाई डैश, यही है ना, और सेम कॉस थीटा डी एल के बीच में। यहाँ पे डी एल कौन है, किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, ये डी वाई के, तो कॉस थीटा, कॉस कैसा हो गया बच्चों 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो अब देखिए ए वेक्टर डॉट डी एल ये किसके अलोंग है, डी वाई के अलोंग है, तो यहाँ से तो ये डी एल है ना वो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ए डैश डी वाई, क्लियर। तो अब देखना इसको लिखेंगे अभी अभी हम जस्ट, देखिए लिखना स्टार्ट करें फिर हम। बेटा देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करा ही देती हूँ फिर मैं आपको, वहां से जो पूरा ये आएगा इंटीग्रेशन के एल एम एन के, ठीक, ए वाई डैश डॉट डी एल वैक्टर ये किस में चेंज हो जाएगा, डी वाई के लिए, तो ये बन गया ए वाई डैश का वेक्टर तो हट गया डैश डी वाई, बताया ना अभी कैसे बना ए वाई डैश डी वाई, क्योंकि दोनों के बीच एंगल निकाला 0 था, ठीक, प्लस अब ये किसके लिए है, के एल से हो गया ना, के से एल तक, अब ये है एल से एम तक, तो ये बन गया ए
जेड डैश, ए जेड डैश कहाँ जा रहा है, ऊपर, डी एल भी कौन सा है इसके रेस्पेक्ट में, डी जेड, तो मैंने लिख दिया इसकी बजाय डी जेड प्लस के से एल के बाद आएगा एम से एन, तो ए वाई डबल डैश है ना, तो ए वाई डबल डैश जो है बेटा डी एल वैक्टर, ए वाई डबल डैश कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन पे, डी वाई है इस डायरेक्शन पे, इसके अपोजिट जा रहा है, तो क्या लिखा हमने, माइनस का डी वाई प्लस, है ना, एम से लेके के तक, तो ये क्या बन गया, ए जेड डबल डैश और डी एल वैक्टर नीचे आएगा, तो ये क्या बन गया, डी जेड का उल्टा बन गया डी जेड माइनस, ठीक है। तो अब देखना इसकी टर्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है, और बच्चों इस डायग्राम को भी इस बार हम हटा देते हैं क्योंकि अब वैल्यू हम लोग समझ गए हैं जो लेनी थी यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अब हमको इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में इन सब की वैल्यू पुट करनी है। देखो वहां से उस इंटीग्रेशन से टोटल फाई कितना आ रहा था, के एल एम एन के तक बराबर ए वाई डैश डी वाई, है ना, ए वाई डैश कौन सा है, ये रहा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, डी जेड बटे में 2 और साथ में क्या आ गया, डी वाई। यहाँ तक की बात क्लियर हुई हम लोगों के, साथ में क्या आ गया बच्चों, डी वाई, है ना। आगे लिखते हैं, एल एम, एल से एम, ए जेड डैश डी जेड, मतलब इसको किससे गुना कर दो, बस डी जेड से, तो इसके लिए ये टर्म हो गई प्लस इसको डी जेड से ना, ए जेड प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई डी वाई बाई 2, और ये बच्चों किससे गुना हो गया, डी जेड से, ठीक, प्लस अब मुझे क्या करना है, ए जेड डैश को रखना है, नहीं दोनों की बात हो गई, अब किसकी है, इसकी ए वाई डबल डैश की, है ना, तो ए वाई डबल डैश के लिए वैल्यू दे रखी है ये रही, ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड डी जेड बाई 2, और गुना किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, माइनस का डी वाई से, तो इसको हटा के प्लस को बजाय रख दूं माइनस और इसको लिख देती हूँ डी वाई, माइनस क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ठीक है ना, प्लस ए जेड डबल डैश को माइनस डी जेड से, तो देखो ए जेड डबल डैश ये रहा, डी जेड से गुना कर दो माइनस के, तो बच्चों आया ये ए जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई डी वाई बाई 2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, माइनस के डी जेड से, ठीक, माइनस ऐसा करो इसका बाहर ही ले लो यहाँ पे, है ना, माइनस, और ये कितना बन गया, डी जेड, ठीक। बच्चों अब हमने सारी टर्म्स यहाँ रख दी, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाएं हम यहाँ से अभी, स्टूडेंट्स देखो हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल लिया और उसको बस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, खत्म बात, इतनी सी। तो देखिए अब हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, है ना, ये डी जेड था, इसको सही से लिख देते हैं डी जेड, है ना। अब इसको कुछ नहीं करना, हम लोगों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैंने कहा कितना आया ये, इक्वल, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों
ये माइनस है ना, देखो ए वाई, बेटा ये डी वाई ना ऐसे था बाहर, है ना। ए वाई को किससे करना है, डी वाई से, ए वाई डी वाई माइनस, यहां तक लिखा हमने, पहले आप इसको लिख लीजिए, ए वाई डी वाई, या चलते नहीं साथ में ही, चलो चल देते हैं, कोई बात नहीं है, माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड डी जेड अपॉन 2, और ये क्या आया बच्चों, डी वाई, प्लस इसको इससे करते हैं तो ए जेड डी जेड, और इसको इससे करेंगे तो प्लस डेल ए जेड डेल वाई डी वाई बाई डी टू और डी जेड, राइट। आगे देखिए, माइनस लिया, माइनस इसको करेंगे ए वाई डी वाई से, तो ए वाई डी वाई माइनस अंदर गया, माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड डी जेड बाई 2 और डी वाई, फिर लगाया माइनस ए जेड डी जेड, ए जेड डी जेड, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई डी वाई बाई डी टू और डी जेड। तो सबसे पहले यहां तक का लिखिए, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ, कंप्लीट कीजिए इसे, और जिसने लिख लिया साथ साथ में वो देखो कौन कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, उन्हें काटो। यहाँ टोटल था ना बच्चों ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो लेके चल रहे थे हमें ना, लिखिए इसे कंप्लीट। बच्चों देखिए आगे चलते हैं हम अब, देखो इस टर्म को इससे काट दूं, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक, ए जेड डी जेड को माइनस के ए जेड डी जेड से काट दो, कोई दिक्कत। अब देखिए ये आपस में ऐड हो जाएंगी, ये माइनस माइनस है ना, ये बच्चों आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। देखिए मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं, सबसे पहले मैंने कहा ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सारी टर्म एक जैसी है, बस ये 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 और 1/2 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, तो इस पूरी टर्म को मिलाकर 1 लिख देते हैं, 2 हट जाएगा, है ना। तो देखो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई डी वाई डी जेड, है ना, ये 2 हटा दिया क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो गया, सेम यहाँ हो जाएगा, 2 हट जाएगा 1 आ जाएगा, तो माइनस का आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। ये कितना बचा, डेल ए वाई डेल जेड डी जेड डी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या आया, देखो कर्ल कॉमन ले लूं, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड डी वाई डी जेड, कोई दिक्कत। आगे देखिए
हमसे जो कर्ल की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। मतलब कि लाइन इंटीग्रल निकाला, अब उसका एरिया से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो राशि जो आती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ठीक, तो मैंने क्या करा, कहा लाइन इंटीग्रल तो हमने निकाल लिया भैया, इसको डिवाइड कर दो एरिया से। तो जरा बताओ एरिया, अभी हम कौन से एक्सिस लेके चल रहे हैं, एक्स एक्सिस की तो मैंने कहा था ना डायग्राम में कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एरिया किसका बना, वाई और जेड के अलाउंग, जो हमने बॉक्स बनाया था, तो डी वाई डी जेड है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, तो क्या बना डी वाई डी जेड है ना। तो बच्चों ये क्या बन गया, यहाँ पे भी डी वाई डी जेड का भाग देंगे, तो ये आ गया बस डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन में डेल जेड आ गया हमारे पास। देखिए इसी को ही तो कर्ल बोलते हैं ना, किसी भी लाइन पर यूनिट एरिया का एरिया से भाग देना कर्ल होता है। तो मैंने लिख दिया डेल क्रॉस में ए वेक्टर, और डी वाई डी जेड है ना, हम एक्स एक्सिस को मान नहीं देते, तो मतलब वो जो कर्ल निकला है, आपको बताया था ना मैंने, ऐसे राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ऊपर की साइड आता है। तो वाई जेड डायरेक्शन में जब हम घूमे तो डायरेक्शन कहाँ आई, एक्स एक्सिस में आई। तो इसने जो आंसर दिया बेटा वो किसके अलोंग हुआ, मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ तक, पहले आगे चलते हैं, उसके बाद हम अच्छा, और दूसरी बात, कर्ल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसमें आंसर आएगा ये आई कैप है ना, लिखना इसे। तो आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहे हूं बच्चों। अभी हम डी वाई डी जेड लेके चले हैं, तब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग आंसर निकाल दिया है ना। अगर हम इसी तरीके से एक्स एक्सिस को लेके चले, वाई को ना लेके चले, तब एक बार निकल जाएगा आंसर। जब एक्स को नहीं लेके चले थे तब एक्स एक्सिस के लिए आया, वाई को नहीं लेके चलेंगे तब वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, और जब जेड को नहीं लेके चलेंगे तब किसके अलोंग आएगा बच्चों, जेड के अलोंग आएगा। क्लियर? तो देखिए अब कैसे आएगा आंसर अपना। सिमिलरली, इसी प्रकार से जैसे हमने ये निकाला है ना, इसी प्रकार से सारा कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए, फिर उसी प्रकार से सारा कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो बच्चों हम इसको यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार से, इसका जैसा ही कुछ आएगा तो इसको बना देते हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि यहाँ जब x है तब जेड वाई आंसर आ रहे हैं, अब पहले कौन आएगा, y आएगा कि z आएगा, वो कैसे देखना है। देखो x y z बनाना, ठीक, ये घूम ऐसे रहे हैं लेकिन इनका एरो ऐसे बना दो, बना दिए। अब देखो मैं जब x लेके चली थी तो पहले क्या आंसर आ रहा है, z, फिर आ रहा है नीचे y। अब मैं लेके चल रही हूँ किसको, y को लेके चल रही हूँ, y को, तो y किसको कह रहा है भैया, आप पकड़ लो x को, तो सबसे पहले आएगा इसी के ही जैसा डेल x, y लेके चल रहे थे, x पकड़ लिया तो बचा हुआ कौन है, डेल z। अब बस इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, तो डेल az अपॉन में डेल x, y x के रेस्पेक्ट में है तो क्या लिखेंगे, j कैप। कोई दिक्कत इस चीज के अंदर होनी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन है तो थर्ड वाले से समझ लेते हैं। देखो अब लेके चल रही हूँ जेड वाले को, मैं जेड के ऊपर फिंगर रखा, जेड ने कहा भाई तू वाई के पास जा, तो हमने लिया वाई को डेल ए वाई,
जेड ने कहा वाई के पास जा, तो नीचे किसको भेजेगा, बचे हुए डेल एक्स को। बस इसका रिवर्स कर दो, डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और ये बन गया क्या, के कैप। ठीक है, तो इसको लिखिए यहाँ तक का। नेक्स्ट चलते हैं, लिख दे सीधा या तो। अब देखो आपको पता है कि जैसे ए वेक्टर को लिखते थे ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। सेम टोटल डेल क्रॉस ए के लिए क्या लिख सकती हूँ, देखो डेल क्रॉस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस डेल क्रॉस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट प्लस डेल क्रॉस ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब डेल क्रॉस ए निकालना है, मेरे को पूरा कर्ल निकालना है, तो बस इनको जोड़ दो, आंसर ये तुम्हारे पास यही। तो लिखो यहां तक, सबसे पहले काम कंप्लीट कीजिए इसका। तो लिख दें हम इसको, देखिए डेल क्रॉस में ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए ये रहा, कितना आया है, डेल ए जेड बटे में डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड आई कैप प्लस ये डेल क्रॉस ए का वाई है ना, तो डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स जे कैप। आगे देखिए, प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और ये क्या आया बच्चों, के कैप। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म आई है हमारे पास में, यही इसका ग्रेडियंट फॉर्म है। ये क्या है, इसका कर्ल का ग्रेडियंट फॉर्म है। क्या मैडम हमको ये सब याद रखना पड़ेगा, इसको क्या हम सारा याद रखना पड़ेगा? अब देखो जैसे अपन ग्रेडियंट निकालते थे ना डेल ए वेक्टर, तो वहां तो सीधा आता था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल। लेकिन मैम यहाँ तो इतनी बड़ी टर्म आ गई, इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे जब क्वेश्चन करना होगा? तो इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, बेटा उस चीज के लिए आप लोग डेल क्रॉस ए वेक्टर को सीधा लिखना। कैसे? ऐसे मत लिखना, ये आपको याद भी नहीं रहेगा। मैट्रिक्स बनाते हैं, आई जे के वेट देखिए आई जे के लिखा और लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन जेड। ए का कर रहे हैं तो इसी के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो इसमें ये अगर आप देखो इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हो ना तो आपको वापस यही मिलेगा, ये पूरा मिलेगा एज इट इज। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे? पहले आई कैप को रखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, जे कैप के लिए इन दोनों का इन दोनों का। ठीक, मैंने कराया हुआ है आप लोगों को क्रॉस में। ठीक, तो आप लोग इसको ट्राई करना। हम लोगों ने एक कार्तीय निर्देशांक कंप्लीट कर दिया है कर्ल के रूप में। इसके बाद में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपरों में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।